हेलो दोस्तों। और आज हम लोग जेएनयू पीएचडी एडमिशन के बारे में बात करेंगे और बहुत दोस्तों का आप लोग का रिक्वेस्ट भी आ रहा है कि जेएनयू पीएचडी में जो अलग अलग सेंटर हैं उसके बारे में आप बात कीजिए और उसके बारे में उस सेंटर के बारे में आप डिटेल से बताइए। और जैसे आप जानते होंगे अगर जेएनयू के बारे में थोड़ा सा भी, तो यहाँ पर अलग अलग स्कूल होते हैं और उस स्कूल में अलग अलग सेंटर होते हैं। तो यहाँ पर एक स्कूल है जो काफी इंपॉर्टेंट स्कूल माने जाते हैं, यहाँ पर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। उसके स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में आईआर से रिलेटेड अलग अलग सेंटर हैं जो स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करते हैं, जैसे साउथ एशियन स्टडीज, साउथ एशिया से रिलेटेड जो भी आपके रिसर्च है उस पर फोकस करता है, यूरोपियन स्टडीज है। उसी तरह एक और इंपॉर्टेंट सेंटर है जिस पर हम लोग बात करेंगे, सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज। और उस पर बात करने के लिए मेरे दोस्त राहुल हैं जो थर्ड ईयर में पीएचडी में है। तो राहुल से तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानेंगे, और दूसरा कि उस सेंटर में कौन अप्लाई कर सकता है, पॉलिटिकल साइंस वाला या सोशियोलॉजी वाला। उसके बाद उसका स्कोप जानेंगे कि अगर उसमें आप पीएचडी कर रहे हैं तो क्या स्कोप है और किनको अप्लाई करना चाहिए, और रिसर्च प्रपोजल को लेकर या इंटरव्यू को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है उनका। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पीएचडी से रिलेटेड उसको कवर किया जाए इस वीडियो में। तो राहुल, आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स कहाँ से किया है और आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पीएचडी का क्या है। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम राहुल है। मैं अभी जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज से पीएचडी कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मेरा बैचलर्स जो था वो पॉलिटिकल साइंस में था, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। फिर मैंने मास्टर्स करा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से, और इंसिडेंटली विकास और मैं बैचमेट्स थे। और इस सेंटर में मैं जब से आया हूँ 2021 से, तब से मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ब्रॉडली इस सेंट्रल एशिया में भी स्पेसिफिकली कजाकिस्तान, हाउ रशिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव बीन एंगेजिंग विद कजाकिस्तान। सो ये ब्रॉडली मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है सेंटर में। ओके, तो राहुल सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो बच्चे खासकर जो स्टूडेंट हैं काफी कंफ्यूज होते हैं कि किनको इस सेंटर में अप्लाई करना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस वाले जैसे तो आते ही हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, 3 साल से रहे हैं, क्या दूसरे जो डिसिप्लिन के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको देख सकते हैं एज ए मतलब सब्जेक्ट या एज ए रिसर्च? जी बिल्कुल। तो जैसे ये सेंटर है, सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, ये कॉन्स्टिट्यूएंट सेंटर है एसआईएस का। जब से एसआईएस बना है लगभग तब से ही ये सेंटर एग्जिस्टेंस में है, और शायद से एसआईएस का सबसे बड़ा सेंटर भी है। तो 1960-70 से कंटिन्यूसली है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में। सबसे बड़ा सेंटर है, सबसे ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं, सबसे ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स भी इसी सेंटर में है। तो इसका जो एम्बिट है, तो जैसा कि आपने पूछा कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे कि ये एरिया स्टडीज का सेंटर है, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने मास्टर्स लेवल पे पढ़ा है वो लोग तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने इंटरनेशनल स्टडीज या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और हिस्ट्री पढ़ा है और इनफैक्ट आई गेस सोशियोलॉजी भी पढ़ा है, तो भी आप मास्टर्स लेवल पे, तो भी आप पीएचडी लेवल पे इस सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने तो बताया कि जो अलग अलग डिसिप्लिन है या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि कौन आ सकते हैं सेंटर में, किनको अप्लाई करना चाहिए। और दूसरा कि शायद मुझे जहाँ तक पता है कि इसमें जेआरएफ के थ्रू ही एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। इस बार सीट्स ज्यादा हैं तो चांसेस हैं कि जेआरएफ के थ्रू भी होगा और प्रॉपर सीट्स भी आएंगी नेट के थ्रू भी इस बार। तो नेट स्कोर कार्ड जो होगा उसके बेसिस पे भी बुलाया जाएगा आपको। तो हो सकता है कि दोनों मीडियम से कि कुछ सीट जो हो आपके जेआरएफ के थ्रू हो और कुछ जो सीट हो आपके नेट स्कोर कार्ड जो होगा उसका 70% वेटेज होगा, 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है राहुल, जो रिसर्च प्रपोजल, और खासकर रिसर्च प्रपोजल में क्या होता है कि हम लोग एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जिस सेंटर में जाते हैं उस सेंटर का जो एक्सपेक्टेशन होता है रिसर्च को लेकर कि हाँ आप उनका जो स्पेसिफिक एरिया है जिसको फोकस करना चाहते हैं, जो आपने बताया भी ब्रीफली कि किस पर फोकस है उनका। तो जो अगर कोई स्टूडेंट इसमें आना चाहता है तो रिसर्च प्रपोजल को लेकर उनका क्या अप्रोच होना चाहिए? फर्स्ट कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाए इसमें, उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद हम रिसर्च प्रपोजल जो अलग अलग कंपोनेंट है या एस्पेक्ट है उस पर बात करेंगे आपसे। जी, तो वैसे मैं इसमें इंटरव्यू और रिसर्च प्रपोजल को दोनों को मिला के ही बताना चाहूंगा। जैसे कि इसका मैंडेट बहुत बड़ा है, लगभग 15 कंट्रीज जो एक बार सोवियत यूनियन का कभी पार्ट रही, उनकी सोसाइटी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, कल्चर और उनकी फॉरेन पॉलिसी और उन सब कंट्रीज के रिलेशंस विद इंडिया, ये सब हमारे सेंटर का मैंडेट है। तो इंटरव्यू में इसके अराउंड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बट कुछ भी पूछा जा सकता है मतलब ये नहीं कि कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो बात रही प्रपोजल की, तो इतने सारे एरियाज हैं, इतने सारे कंट्रीज हैं, आप रीजन स्पेसिफिक प्रपोजल भी बना सकते हैं। जैसे मेरा सेंट्रल एशिया में इंटरेस्ट था, तो मेरा जो प्रपोजल था वो सेंट्रल एशिया के अराउंड था। आप कंट्री स्पेसिफिक प्रपोजल भी बना सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपको यूक्रेन में इंटरेस्ट है, आपको रशिया यूक्रेन के रिलेशन में इंटरेस्ट है, तो आप उस पर प्रपोजल बना सकते हैं। आप कुछ थीमेटिक इशू पे भी बना सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कुछ थीमेटिक हो, थियोरेटिकल हो, जिसमें इन कंट्रीज का कुछ ना कुछ रोल हो, क्योंकि ये बेसिकली एरिया स्टडीज का हमारा जो सेंटर है, सीपॉड में आपका अलग तरीके का प्रपोजल बनता है। तो फिर वही वाली बात है, जब आप प्रपोजल की बात है तो मुझे नहीं लगता कि मास्टर्स लेवल पे किसी ने भी इस रीजन को एज सच बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। बहुत ज्यादा ऑप्शनल कोर्सेज नहीं होते, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जहां से मैंने मास्टर्स करा उसमें हमारे पास ऑप्शनल कोर्स नहीं थे स्पेसिफिकली इस रीजन को पढ़ने के लिए। तो मैंने तो यही देखा है कि इंटरव्यू के लेवल पे जो एरिया स्टडीज के सेंटर है जेएनयू के, एसआईएस के,
वो स्टूडेंट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो आपसे जनरली एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको रीजन के बारे में पता है, ठीक है, और आप जो प्रपोजल बना के ले जा रहे हो उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया है। तो अनलाइक सीपॉड, अनलाइक सीपीएस, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्रपोजल बहुत ही ज्यादा रिफाइंड होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आपने जिसमें डिग्री करी है उसमें कुछ पूछा जा सकता है। इस रीजन के अराउंड जो भी कुछ हम देख रहे हैं कि करंट में क्या हो रहा है, तो उन इश्यूज पे सवाल हो सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें मैं एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा कि जनरली क्या होता है कि जैसे आप अपने कोर्स सब्जेक्ट में जहां इंटरव्यू देते हो, जैसे मान लो कि हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किए हैं और पॉलिटिकल साइंस में अगर पीएचडी में जाते हैं तो जो रिसर्च प्रपोजल हम लोग बनाकर जाते हैं उसी पर फोकस होता है। लेकिन जो आप एक अलग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहे हो कि वहां पर क्या होता है कि प्रपोजल के अलावा भी उस जो रीजन, जो जिस रीजन पर फोकस किया जाता है वहां पर भी कंटेम्प्रेरी जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे भी आप अवगत रहिए, खासकर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। जैसे अब प्रपोजल की बात आई, अब इसमें एक चीज ये है कि जैसे इंटरव्यू के लिए आप अभी इस रीजन में क्या चल रहा है, सबसे जो बड़ी चीज चल रही है रशिया यूक्रेन वॉर, तो वो तो आपको पढ़ के आना ही पड़ेगा, और ऊपर से सतही तौर पे नहीं, उसको डीपली आपको पढ़ के आना पड़ेगा। पर दूसरी बात, जब आप प्रपोजल बनाएंगे बहुत बार ये एंटाइसिंग होता है कि अच्छा चलो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो इसी पे प्रपोजल बना लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रपोजल के लिए थंब रूल है, जो भी चीज करंट है उस पर प्रपोजल मत बनाइए। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे सवाल जरूर किया जा सकता है रशिया यूक्रेन वॉर पे, पर ऐसे मुद्दों पे प्रपोजल मत बनाइए, क्योंकि जितना करंट टॉपिक होगा उतनी उसकी वैल्यू कम होगी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। राइट। और एक इसमें पॉइंट और भी हो सकता है कि बहुत बच्चे भी लाएं उस पर प्रपोजल, भी हो सकता है कि जनरली क्या होता है कि हम लोग जो टॉपिक लगता है कि हाँ ये तो बहुत आपके उस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं, काफी डिस्कोर्स हो रहा है, डिबेट हो रहा है, तो लगता है कि हाँ इस टॉपिक को लिया जाएगा तो जो प्रोफेसर है ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, हाथों हाथ लेंगे, तो उसका एक डिसएडवांटेज एक क्वेश्चन आप और इसी में बताइए रिसर्च प्रपोजल को लेकर कि आपके हिसाब से जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, तो जैसे आपने बताया भी, तो स्पेसिफिक किस पॉइंट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे अपने इंटरेस्ट कैसे ट्रेस किया जाए, या लिटरेचर आपने जैसे बताया भी कि मास्टर्स लेवल पर जब हम लोग मास्टर्स कर रहे थे तो इस रीजन के बारे में उतना जानकारी था ही नहीं हमें, ना कोई कोर्स था जो इस पर फोकस करे आईआर में, तो लिटरेचर को लेकर काफी दिक्कत हुआ। मैं जो सेंस कर पा रहा हूँ, तो लिटरेचर को लेकर जब रिसर्च पेपर बना रहे हैं तो आपने कैसे उस डिफिकल्टी को एड्रेस किया? हाँ, जैसे की बात है रीजन की, तो जैसे मेरा तो इंटरेस्ट पहले से थोड़ा बहुत था रीजन में, तो मैं थोड़ा बहुत मैंने लिटरेचर पढ़ लिया था, पर बात वही आती है कि आप कहाँ से शुरू करें, है ना, क्योंकि जब हम ढूंढते हैं तो हमें ऊपर से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ही मिलते हैं। तो वही वाली बात है, हम रूल सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए रीजन के किसी ना किसी कंट्री में या किसी ना किसी इशू में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम ढूंढते हैं, ढूंढने का हमारा तरीका, आप सीनियर से बात कीजिए, सबसे अच्छा तरीका तो वही होता है। कोई व्यक्ति उस सेंटर में पीएचडी कर रहा है, वो आपको लिटरेचर सजेस्ट कर सकता है अच्छे स्टैंडर्ड की, सिर्फ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स नहीं। आप प्रोफेसर से टच में आ सकते हैं, आपको इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं सेंटर के, वहां पे किसी प्रोफेसर से मिलकर पूछ सकते हैं, पर आपके तब भी मन में आपके कुछ आइडिया होना चाहिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि अच्छा आपको इस चीज में इंटरेस्ट है, तब आप आगे बढ़ के सामने वाले व्यक्ति से भी मदद मांग सकते हैं कि भाई कुछ इस पे स्कॉलरली लिटरेचर दीजिए। और उसी हिसाब से आप सेमिनार अटेंड कीजिएगा या कोई इवेंट अटेंड हो रहा है तो वहां से भी आप थीम निकाल पाइएगा जो आप सजेस्ट करें, काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और एक चीज मुझे लगता है कि एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि हम कभी कभार सिर्फ ये भी देख लेते हैं कि क्या चीज रनिंग में है और क्या चीज इंटरेस्टिंग है, बहुत बार उसमें स्कोप नहीं होता। अब आपने रशिया यूक्रेन वॉर ले लिया कि उसका कॉजेज क्या है, तो डन एंड डस्टेड वाली डील हो गई, लगभग सभी को पता है। हाँ, तो ये कोई रिसर्च इंटरेस्ट नहीं हुआ, आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आप उसको 15 दिन से पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट है तो मैं इसमें रिसर्च कर लूंगा। तो रिसर्च ऐसे तो नहीं होती है, उसके लिए थोड़ा सा और डीप इंटरेस्ट और उसके थोड़ा और अच्छे मोटिवेशन होने चाहिए रिसर्च का। कुछ वेबसाइट या जर्नल्स सजेस्ट कर सकते हैं जो स्पेसिफिक उस, क्योंकि जो दोस्त खासकर आप जानते हैं कि किताब के अलावा भी जर्नल्स जो आते हैं वो काफी हेल्प करते हैं, लेटेस्ट रिसर्च आते हैं, तो उसके लिए कुछ अगर वेबसाइट राहुल या कुछ जर्नल्स या कुछ ऑनलाइन सोर्स बता सके जहाँ से रिसोर्स फाइंड आउट करने में आसानी हो। देखिए जैसे इसके जो सोर्सेज हैं आईआर के, वो तो ऊपर से थोड़ा जनरली हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स आपकी मैगजीन हो गई, उसे पढ़ सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं, आप रशिया से आप स्पेसिफिकली रशिया और उसके अराउंड टॉपिक्स देख रहे हैं तो स्लाविक रिव्यू आप पढ़ सकते हैं, है ना। और दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप रीजन का कीवर्ड्स को सर्च कीजिए रूटलेज के उसमें जाकर, वेबसाइट पे जाके कि इसके कौन कौन से जर्नल्स हैं। आप सेज के जर्नल में जाके सर्च कर सकते हैं कीवर्ड से कि इस रीजन को स्टडी करने वाले जर्नल्स कौन हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ऑनलाइन, गूगल स्कॉलर, भी काफी गूगल स्कॉलर बहुत अच्छी चीज है, काफी हेल्प करे। कीवर्ड्स या की टर्मिनोलॉजी जो है जिस रीजन में आप काम करना चाहते हैं उसको डालिएगा तो उसको कोई भी लेटेस्ट रिसर्च हुआ हो तो आ जाता है, उससे वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। और जर्नल्स को फाइंड आउट करने का फायदा ये होता है कि जो आपने डाला कि भाई रशिया रिलेटेड जर्नल आपने ढूंढा, सेंट्रल एशिया रिलेटेड जर्नल ढूंढा, तो उसमें अच्छी चीज ये होती है कि पहले से सॉर्टेड होता है कि अगर सेंट्रल एशिया के ऊपर कोई जर्नल है रूटलेज में, तो सेंट्रल एशिया के ऊपर जो रिसर्च हो रही है, लेटेस्ट रिसर्च हो रही है, उस पर आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और आर्टिकल्स को देख के अगर आप 15, 20, 30 आर्टिकल पढ़ने नहीं है
जस्ट अगर आप उनको पढ़ भी लेंगे, उनकी क्या उनका टाइटल है, क्या उनका एब्स्ट्रैक्ट है, तो आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि रिसर्च किस चीज के अराउंड चल रही है। तो आपको अगर फॉरेन पॉलिसी पे इंटरेस्ट है तो जर्नल में आर्टिकल्स में देखिए, कीवर्ड सर्च कीजिए फिर से कि फॉरेन पॉलिसी कौन कौन से आर्टिकल्स में है, फिर आप देख सकते हैं कि अच्छा फॉरेन पॉलिसी में किस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है रिसर्च इंटरेस्ट को ढूंढने का। अब हम आते हैं थोड़ा सा राइटिंग पार्ट पर, जैसे रिसर्च प्रपोजल जो है, और जब हम लोग लिखते हैं तो आपके हिसाब से कौन सा, क्योंकि जो जैसे मान लीजिए जो अच्छी जगह से मास्टर्स कर रहे हैं तो वहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च प्रपोजल जो है उसका थोड़ा सा ट्रेनिंग मिलता है, लेकिन खासकर जो स्टेट यूनिवर्सिटी से राउंड आते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता है, काफी मैसेज भी आता है, कमेंट्स भी आता है। तो आप एक उस कंटेक्स्ट में, जो जिस कंटेक्स्ट में बताया उस कंटेक्स्ट में रिसर्च प्रपोजल बनाते समय किस किस बातों पर ध्यान देना चाहिए? अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं या सेंट्रल क्वेश्चन लिख रहे हैं या लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा ब्रीफली उसको कवर कर लिया। देखिए जैसे रिसर्च प्रपोजल की बात आई तो मैं जेएनयू के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता सकता हूँ। जेएनयू की एक 2006 में पब्लिश हुई थी SIES की रिसर्च मैनुअल। उसके बाद कोई रिसर्च मैनुअल पब्लिश नहीं हुई। आपको उस रिसर्च मैनुअल को रिलीजियसली फॉलो करना है। वो 2006 में पब्लिश हुई थी। अगर विकास मांगेंगे तो मैं उनको दे दूंगा, वो नीचे कहीं थंबनेल वगैरह में लगा देंगे। 2006 की वो पब्लिश मैनुअल है, SIES रिसर्च मैनुअल। तो हमारा जो प्रपोजल जिस तरीके से बनाया जाता है, मतलब स्ट्रक्चर वहां से पता करें, स्ट्रक्चर आपको वही रखना है। हाँ, स्ट्रक्चर आपको रिलीजियसली उसको फॉलो करना है, जबकि वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, पर वो स्ट्रिक्ट है तो आपको वो फॉलो करना ही करना है। तो कम से कम जो हेडिंग्स सब हेडिंग्स होंगी, आपको वो जो 12-15 पेज का जो डॉक्यूमेंट है उसको फॉलो करना है। तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन हुआ, लिटरेचर रिव्यू हुआ, मुझे सारे सब हेडिंग्स याद नहीं है, पर हेडिंग हो गई आपका, लिटरेचर रिव्यू हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया लिटरेचर रिव्यू से पहले, मेथोडोलॉजी हो गया आपका, फिर आपकी रिसर्च क्वेश्चंस हो गए, लिमिटेशंस हो गया, स्कोप ऑफ रिसर्च हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 8 से 13 पेज, 8 से लगभग 12 पेज का रिसर्च प्रपोजल होता है। जो एस्पेक्ट होता है रिसर्च प्रपोजल में, जो हम खासकर गलती करते हैं मास्टर्स के बाद, कि साइटेशन का स्टाइल पता नहीं होता है, कहीं कुछ और स्टाइल से साइट, तो उसमें साइटेशन स्टाइल भी दिया हुआ है, साइटेशन स्टाइल भी उसमें एकदम क्लियरली दिया हुआ है, तो आपको वही फॉलो करना है। वो थोड़ा आउटडेटेड है पर तब भी आपको वही फॉलो करना है। जी जी। तो जो अभी जो जिस पॉइंट को बताया कि जैसे क्या होता है कि हम रिसर्च प्रपोजल बनाता हूँ, मैं भी काफी दोस्त मेरे पास रिसर्च प्रपोजल भेजते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर नहीं होता है, कैसे भी कहीं इंट्रोडक्शन है, SIES ने आपको दिया है तो आपको फॉलो करना है। तो आपको कहीं भागना नहीं है किसी से पूछने के लिए कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो स्ट्रक्चर आपके पास एज इट इज गिवन है, उसको फॉलो कीजिए। स्ट्रक्चर भी दिया हुआ, उसमें आपको कहीं ना कहीं ब्रीफली इस बात को भी मेंशन किया गया कि इंट्रोडक्शन में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन किया है। कभी कभी क्या होता है इंट्रोडक्शन में ही पूरा लिटरेचर लाकर डाल देते हैं बच्चे की, और पता चलता है कि आप इंट्रोडक्शन पढ़ के आपको बोर्डम जैसा फील हो रहा है, बोरिंग जैसा फील हो रहा है, क्या लिख दिया। तो इंट्रोडक्शन है, या आप सेंट्रल क्वेश्चन लिख रहे हो तो सेंट्रल क्वेश्चन कैसे प्रिसाइज कंप्लीट होना चाहिए, तो एक आपको कंटेक्स्ट पता चल जाएगा वहां से। तो आप जब लिखने जाइएगा रिसर्च प्रपोजल, तो मेरे हिसाब से काफी आसानी होगी और एक गाइड की तरह काम करेगा। तो रिसर्च प्रपोजल में भी मुझे लगता है कि कुछ पार्ट्स कुछ जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपका क्वेश्चंस जो होंगे, रिसर्च क्वेश्चंस और आपके सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोई सबसे पहले वही देखता है। आपके हाइपोथेसिस 2 या 3 मैक्सिमम हाइपोथेसिस होने चाहिए। मैं भी बता देता हूँ, उसमें नहीं लिखा होता है मैनुअल में, 2 या 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वो एब्सर्ड हो जाता है। और 2 से कम एक भी नहीं होना चाहिए, तो 2 या 3। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इस पर फोकस कीजिएगा। और रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर हो जाए तो उसको भी ठीक से लिखिएगा, क्योंकि वो भी पढ़ लेते हैं प्रोफेसर। उसमें क्या है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी चाहती है कि अगर मान लो अगर आप कंटेंट एनालिसिस अगर सब इस्तेमाल कर रहे हैं या टेक्सचुअल एनालिसिस सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि क्या मतलब है इसका, क्या कंटेक्स्ट है और क्या जस्टिफिकेशन है उसमें। एक ब्रीफली कोई भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक अगर बेसिक किताब आते हो जिसमें आपका जो मेथड है उस मेथड को कम से कम देख लीजिए। मेथोडोलॉजी एस्पेक्ट पर अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं हम डिफेंस करना है सही से। अब लास्ट में हम लोग इंटरव्यू को ब्रीफली इंटरव्यू को कवर करते हैं, वो तो क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, हम लोग बाद में भी इंटरव्यू पर बात कर सकते हैं। ब्रीफली इंटरव्यू के लिए कुछ बता दीजिए आप, 3-4 पॉइंट जो। देखिए वही वाली बात है कि इंटरव्यू में जनरली अगर आपने SIES से मास्टर्स नहीं करी है, ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने यहाँ से मास्टर्स करी है। अगर आपने SIES से मास्टर्स नहीं करी है तो आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको रीजन के बारे में पता होगा। तो बहुत पॉइंटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे। जनरल पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों ने पढ़े हैं। और जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हो रही है रीजन में, आप मान के चलिए रशिया यूक्रेन वॉर से आपसे पूछा ही जा सकता है, क्योंकि वो लोग भी क्वेश्चंस कहाँ से बनाएंगे, इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं, तो वो भी देखने के लिए कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है रीजन में। तो जो भी रिसेंट हैपनिंग्स हो रही है, सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर नहीं, और भी जो मान लीजिए कहीं पे सेंट्रल एशिया में कुछ हो रहा है, कोई समिट मीटिंग हो रही है बड़े लेवल की, SCO एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडिया का एंगेजमेंट क्या है, इंडिया की सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ एंगेजमेंट कैसा है, तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये मत समझिए कि आपने रशिया पे प्रपोजल बना लिया तो सेंट्रल एशिया पे कुछ नहीं पूछेंगे, सेंट्रल एशिया पे बना लिया तो रशिया पे कुछ नहीं पूछेंगे। ये सारे रीजन्स इंटरकनेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉमन और शेयर्ड सोवियत हिस्ट्री। राइट। थैंक यू सो मच राहुल, मेरे हिसाब से आपने जितने अच्छे से बताया है, और कोई भी दोस्त जो स्टेट यूनिवर्सिटी से आता हो या ड्यू में कहीं भी स्टडी कर रहा हो, राहुल ने जो पॉइंट बताया उसको अगर आप सही से नोट डाउन करके उसको अगर सही से आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो डेफिनेटली एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनेगा आप लोगों को। और इंटरव्यू को लेकर भी एक सेंस बन गया कि डिपार्टमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है इंटरव्यू को लेकर। और मेरे हिसाब से हम लोगों का कोशिश यही है कि खासकर जो भी दोस्त जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हम लोग जब मास्टर्स किए थे तो राहुल को पता है कि हमें ज़्यादा पता नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं था खासकर JNU के बारे में, और कोविड पीरियड भी था, तो हम लोग ज़्यादा, तो हमारा प्रयास बस यही है, कलेक्टिव प्रयास है कि हाँ जो
जो भी दोस्त खासकर यहाँ से पीएचडी करना चाह रहे हैं उनको हेल्प हो, मदद हो। तो लास्ट तक वीडियो आप लोगों ने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, लास्ट में कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे से पढ़िए, इंटरव्यू तक आइए और जैसा जैसा बताया गया उसको पढ़ के आइए तो चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा।